ये देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है, आई हेट एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि रास्ते किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, मंजिल सबको अच्छी लगती है, पर लेकिन जिसको रास्ते अच्छे लगना स्टार्ट हो गए, मंजिल उसकी बहुत खूबसूरत होगी। तो यहां पर जो ट्रेनिंग होती है वो एक तरीके का रास्ता होता है, रास्ते पर चलते हुए इंसान को ये लगता है पता नहीं यार वहां पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, तो इसलिए इनके द्वारा बोला गया है कि बट फिर भी कभी क्विट नहीं करना है, यानी कि ट्रेनिंग बुरी लगे पर क्विट नहीं करना है। तो अब आप लोगों को सफर करना है, पर इसके लिए कि आप लोग रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो चैंपियन की तरीके से जी सके। और ये बात बोली गई है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना नहीं है, ठीक है, मोहम्मद अली ये बॉक्सर थे तो मोहम्मद अली बॉक्सर जी के द्वारा ये बात बोली गई है। देखिए हर एक इंसान को लाइफ में, जैसे आप लोगों को भी अपना कोई पैटर्न फॉलो करने में आप लोगों को लगता है क्या यार जिंदगी जी रहे हैं, एंजॉय करते हैं कि चल के मूवी देख के आते हैं, घूम के आते हैं, कुछ पार्टी करके आते हैं, पर लेकिन अगर वो लाइफ आप लोगों को एंजॉय करनी है तो आप लोगों को पहले अपने आप को उसको एंजॉय करने वाली कैटेगरी में लाना होगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि किसी भी काम को करने के बाद में जो थकावट होती है उसी के बाद में एक तरीके से आराम करने का अपना ही मजा है। खेतों में काम कर देखिए या फिर कोई और दूसरा काम कर देखिए जो भी आप लोग कर रहे हैं लंबे समय तक, फिर उसके बाद में सस्ता कर देखिए, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लेकर देखिए, उसके बाद में आप लोगों को रियलिटी में लगेगा अंदर से यार इस चीज का मजा ही कुछ और है। लंबे समय तक बिना पानी के रहकर देखिए, उसके बाद में आप लोगों को लगेगा यार पानी कितना टेस्टी है। काफी लंबे समय तक चलकर देखिए, फिर आप लोगों के पैर जो है बोलेंगे जब आराम करेंगे वाह मजा आ गया यार आराम करने में। इसी तरीके से थोड़ा लंबे समय तक भूखा रखकर देखिए, कितना भी बुरा खाना पीना बनाओ आप लोगों को टेस्टी लगेगा ही लगेगा। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि मेहनत करके देखिए उस टाइम पर फिर आप लोगों को जिंदगी जीने में मजा आएगा। तो ये एक बार आदत आप लोगों की बन गई तो सारी चीजें आप लोगों को एक साइड में पड़ी हुई नजर आएंगी और आप लोग लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आज है यहाँ पर सैटरडे, और सैटरडे और संडे आप लोगों का रिवीजन का होता है। पूरे वीक में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग एग्जाम में अपनी जो साइकिल है वो आधी कर जाओगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप लोग पढ़ लेते हो या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोग देखते हैं उस टाइम पर एक साइकिल कंप्लीट होती है, फिर आप लोग उसको रिकॉल करते हैं तो पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और एग्जाम में ये दूसरे वाली साइकिल काम आती है। क्योंकि ऊपर वाली यहां पर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं वो एक अलग बात है, पर जब तक आप लोग खुद से रिकॉल नहीं करेंगे तो आप लोग काम नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को रिकॉल ही तो करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो रिकॉलिंग की टेंडेंसी आप लोग की रखिए, इसको आदत बना लीजिए। जब भी कोई चीज पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक वो टिक पाएगी। आज है 19 दिसंबर और आज का आप लोगों का ये है एस्से यानी कि निबंध, और ये जो निबंध है ये 2008 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। जो भी मैं ऐसे यहां पर देता हूं आप लोगों को मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही ऐसे आप लोगों के सामने आते हैं। तो इनको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे कैसे कैसे टॉपिक आप लोग किस तरीके से तैयार करने हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखिए यार, अगर आप लोग तब तक पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण और उसके जो हजार से यानी कि जो खतरे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो शहरीकरण के क्या क्या खतरे हो सकते हैं अगर उसको प्लान तरीके से लेकर न चला जाए। आप लोग देखते हैं आज के डेट में जो वेस्टेज है वो कितने लार्ज स्केल पर आज के डेट में देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वाटर पोल्यूशन नजर आएगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो सिटीज में देखने को मिलती है। आज की डेट में जो सिटीज है वो प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में खासकर अगर देखा जाए तो प्लान तरीके से नहीं बसाई गई हैं। अगर एक दो सिटी को जैसे कि चंडीगढ़ जैसी सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। लोग इंप्लॉयमेंट के चक्कर में अपने गांव से या फिर आसपास वाले एरिया से निकलकर सिटी में जाते हैं और फिर वहीं पर ही रहने लगते हैं। तो इसके चलते जो सिटी के ऊपर बर्डन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है वो भी आप लोग अभी देख रहे हैं। जो आज की डेट में अगर बात करें हर एक लेवल पर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, घर, ये खाना पीना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें बेसिकली देखी जाती है कि वो एरिया कैसा है। इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल आज के में प्ले कर रहे हैं। यहां पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, बहुत सारी झील आप लोगों ने देखी होगी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कई बार कि कर्नाटक के अंदर जो लेक है उनके अंदर कईयों में आग लगती हुई पाई जाती है, इतना ज्यादा पोल्यूशन उन झील में हो जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग माइंड में याद रखिएगा और इनको इकट्ठा करके एक प्यारा सा सुंदर सा ऐसे लिखेगा। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे कैसे लिखना है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उसको देखिएगा एक बार, फिर ऐसे ट्राई कीजिएगा। फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो जो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं उनका ऐसे एक बार पढ़ेगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि निबंध कैसे लिखना है। आइए अब नजर आते हैं आज के आर्टिकल पर, कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या बातें आज की डेट में यहां पर की जा रही है। तो बंगाल के अंदर जो झड़प चल रही है आज के डेट में, यानी कि अभी क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया बंगाल गवर्नमेंट को कि 3 जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनको डेपुटेशन पर भेजा जाए सेंटर के पास में, पर लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया। तो इसके बारे में बात की जा रही है, कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि क्या ये पावर होती है सेंटर के हाथ में, क्या कुछ पावर होती है स्टेट के हाथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर आप लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। इसी के साथ में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में काफी प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
हैं एमएसपी, जैसे कि किसान हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एमएसपी के बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिक्लेयर करता है, कितनी कितनी ऐसी जो क्रॉप है हमारी कंट्री में जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज के डेट में मिला हुआ है, और क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। तो कुछ बेसिक जो चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्सिमम हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है, या फिर अगर यहां पर ये जो आज के डेट में हमारी कंट्री में जो किसानों की जो क्रॉप्स जो खरीदी जा रही हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसको देखने को मिल रहा है। यहां पर ये जो आर्टिकल है ये कांग्रेस के बारे में है, कांग्रेस की जो हालत है उसके बारे में, कैसे चीजें चल रही हैं उसके बारे में, कांग्रेस के रिवाइवल के बारे में। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आजादी के पहले की जो कांग्रेस है वो जरूर याद रखिएगा आप लोग, ओके। अच्छा, कांग्रेस का गठन जब किया गया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो गठन किया गया था उसका जो उसके बाद में पहला सेशन हुआ था, वो सेशन किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था, यानी कि कौन थे प्रेसिडेंट उस सेशन के, ये क्वेश्चन जरा आप लोग बताइए। यहां पर ये जो साइड वाला आर्टिकल है, आज है सैटरडे, और सैटरडे को आर्टिकल आता है ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो लोकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो यहां पर जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये है इलुरु। इलुरु के अंदर अभी काफी एक मिस्टीरियस डिजीज यानी कि बीमारी का पता चला, जिसकी वजह से कई सारे लोग बीमार हुए, उल्टी, सर में दर्द, ये इस तरीके से बॉडी के अंदर कई सारी और प्रॉब्लम देखने को मिली, कई सारे लोगों को एडमिट किया गया। तो इसके बारे में अभी प्रॉपर तरीके से इसका पता नहीं चल पाया कि क्या थी बेसिकली बीमारी। तो ये यहां पर इसको इलुरु बीमारी या इलुरु डिजीज के नाम से भी इसको जाना गया कई सारे एरिया में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर पूछा जा सकता है कि इलुरु जो यहां पर ये सिटी है किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर है, यहां पर ये किसके किनारे पर है, ठीक है। तो तामलेरु रिवर याद रखिएगा आप लोग, ये मैंने आप लोगों से याद होगा टेलीग्राम में क्वेश्चन भी पोस्ट किया था आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं, तो इसका पार्ट आप लोग बन सकते हैं टेलीग्राम का, ओके। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल का जो टाइटल है यहां पर ये बात की जा रही है बैटल फॉर बंगाल, यानी कि आज की डेट में आप लोगों को पता है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वो तो यहां पर अभी बीजेपी जो है वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को पता है 2021 में यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के चलते अभी कई सारी जो चीजें हैं वो अभी न्यूज में है। सबसे पहले तो यह है कि पुलिस पर्सनल जो थे उनको डेपुटेशन पे भेजने की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन यहां पर ममता बनर्जी जी ने मना कर दिया। डेपुटेशन क्या होता है बेसिकली? डेपुटेशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अपने होम कैडर से बाहर निकलकर कहीं और पोस्टेड किया जाता है, यानी कि जहां पर वो रेगुलर काम कर रहा है उससे हटाकर कहीं और उसको पोस्टिंग दी जाती है, तो ये एक तरीके से आप लोग इसको डेपुटेशन बोल सकते हैं। तो आखिर ये न्यूज में किस लिए, पहले आप लोग यहां पर समझिए। अभी यहां पर अपॉइंट किया गया 3 आईपीएस ऑफिसर को जो कि वेस्ट बंगाल कैडर के हैं वेरियस पोस्ट पर यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए जो आईपीएस हैं वो नॉर्मली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, पर लेकिन जो कैडर है स्टेट का होता है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो बेसिकली यहां से इनको निकाला गया है, इसके चलते अभी स्टेट और सेंटर के बीच में झड़प बढ़ गई है। आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब गए 10 दिसंबर को, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। वहां पर वो जो उनकी गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी यहां पर, बेसिकली इसलिए यहां पर उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर लेकिन इसको काफी अलग तरीके से यहां पर देखा गया। तो यहां पर कई सारी ऐसी झड़प देखने को मिल रही है वेस्ट बंगाल में। और जब भी किसी एरिया में इलेक्शन होते हैं तो ये एक कॉमन फिनोमिनन है, कोई अलग बात नहीं है कि यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जब जब इलेक्शन पास में आते हैं तब तब ऐसी दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो डेपुटेशन का जो ऑर्डर था वो यहां पर उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया और बोला गया कि एक जबरदस्ती चल रही है यहां पर इस तरीके से, जो कि यहां पर हमारी जो आईपीएस ऑफिसर है ऑलरेडी हमारे एरिया में यानी कि हमारे राज्य के अंदर जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है, और फिर भी यहां पर डेपुटेशन पे ले जाया जा रहा है। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है यहां पर, ये आईपीएस कैडर रूल 1954 है, ये बोला गया कि इसका मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके चलते जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर वो आमने सामने खड़ी हो गई हैं, क्योंकि 2021 के इलेक्शन के लिए दोनों तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर जो इनके जिनका जो काफिला चल रहा था जेपी नड्डा साहब का, इसके ऊपर जो अटैक किया गया, इसके चलते यहां पर जो बीजेपी है वो बोल रही है कि आईपीएस ऑफिसर अकाउंटेबल है, उनके द्वारा यहां पर जो ढिलाई बरती गई है उसकी वजह से ये दुर्घटना अभी यहां पर देखने को मिली। तो इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है, जो आप लोगों से थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना चाहिए। जो इनिशियल मूव है यहां पर रिकॉल करने का ऑफिशियल, ये यहां पर एक तरीके से जो राज्य के द्वारा ये यहां पर राज्य के द्वारा ये रजिस्टर किया गया, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 6 का सब पार्ट 1 जो है इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल का, वो ये बोलता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो सेंट्रल के हाथ में पावर है कि उसकी बात मानी जाएगी, यानी कि सेंटर फाइनल अथॉरिटी होगी। अगर दोनों के बीच में टसल होता है तो यहां पर सेंटर फाइनल अथॉरिटी होगी। तो आज की डेट
में जो तृणमूल कांग्रेस है राज्य के अंदर जो गवर्नमेंट है पावर में और जो बीजेपी है उसके बीच में टसल देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो आईपीएस ऑफिसर है उनको भी अपनी चपेट में लिया जा रहा है। पर लेकिन राइटर यहां पर यह बोला है कि पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल बैटल, यानी कि आप लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई आप लोगों की चल रही है, तो जो सिविल सर्विसेज होती है उनको न्यूट्रल आप लोगों को रखना है। पर लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल अथॉरिटी के या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अकेले डिपेंड नहीं होता है, ये उस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्या वो खुद न्यूट्रल रहना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑफिसर्स हैं वो आज के दिन में पॉलिटिक्स में काफी खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के चक्कर में भी रहते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग यहां पर ऐसी एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। और अगर वो भी, उनकी भी मजबूरी रहती है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो फिर उनको भी मजबूरन अपनी जो लाइफ है वो बड़े ही अलग तरीके से बितानी पड़ती है। तो मैक्सिमम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के सामने जो बेसिकली झुक जाते हैं, अपना जो एक तरीके से उनका ड्यूटी होता है उसको कहीं ना कहीं ताक पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर स्टाइल है पुलिस फोर्स को मैनेज करने का, वो गलत तरीके से कई बार न्यूज में रहा है। अच्छा, जो भी हमारी फैमिली मेंबर वेस्ट बंगाल से लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग बताइए जरा ममता बनर्जी का क्या स्टाइल है वहां पर, किस तरीके से वो रूल करती हैं और क्या वो सही लगता है आप लोगों को, हाँ या ना, उसके बारे में आप लोग अपनी एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पर अगर आप लोग देखें, यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पर देखें, तो जो वेस्ट बंगाल से नहीं भी हैं वो ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं, उनकी क्या इमेज है उनकी नजरों में, वो भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। सीनियर जो ऑफिसर हैं अगर उनके बारे में हम लोग बात करें तो तमिलनाडु जो यहां पर जो आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जो है वो यहां पर पावर कैप्चर करने के चक्कर में इस तरह की एक्टिविटी यहां पर करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर हालांकि बोला कि एक तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यह बोला कि राज्य के अंदर जो भी बीजेपी के लीडर हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज है उनको सबको एक तरीके से क्रिमिनल चार्ज उनके जिनके भी खिलाफ रजिस्टर है उन सबके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई स्टेट पुलिस के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अवरोध किया इस डिसीजन का जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, क्योंकि स्टेट की जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है और इनके द्वारा उसको यूज करने की बातें की गई है। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग एक पैटर्न देखने की कोशिश करोगे ना, अगर मान लीजिए आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी रूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी रूल कर रही है, तो मैक्सिमम जब भी यहां पर गवर्नमेंट चेंज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे गवर्नर चेंज हो जाते हैं। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपना दबदबा अपना कंट्रोल रखना चाहती है उस राज्य के अंदर में। तो ये एक्टिविटी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम का जो ढांचा है, संघवाद का जो ढांचा है, उस पे ज्यादा एक तरीके से टिकी नहीं रहती है। कई बार ऐसी घटनाएं बार बार आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में। तो अगर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट जो है इनको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आज के दिन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बार बार कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया जा रहा है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। जो आईपीएस ऑफिसर है यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सारी जो ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद में जो आगे का फंडा होता है, जैसे कि ट्रेनिंग हो रही है, फिर उसके बाद में जब तक कैडर नहीं मिलता है तब तक चीजें जो है रहती है यहां पर। इसको देखिए आप लोग तब समझ पाएंगे यहां से, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहां पर आप लोग देखते हैं कि जैसे आईएएस आईपीएस और आईपीएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन की बात नहीं की जा रही है, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों वाली जो सर्विस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो कैडर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल के पूल से यहां पर जो ऑफिसर हैं वो अलग अलग राज्य के अंदर भेजे जाते हैं। तो ये जो अलग अलग राज्य के अंदर भेजे जाते हैं, अगर यहां पर टाइम टू टाइम क्या करता है सेंटर जो है, अगर लगता है कुछ जरूरत है तो सेंट्रल डेपुटेशन पे यहां पर बुला लेता है जो ऑफिसर्स होते हैं। डेपुटेशन मतलब कैडर के बाहर जाकर सर्विस कराने की बात की जाती है। तो होम मिनिस्ट्री जो होती है वो कंट्रोल करती है आईपीएस ऑफिसर को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो होता है वो कंट्रोल करता है आईएएस ऑफिसर को, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो कंट्रोल करती है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को। अगर लगता है यहां पर दोनों के बीच में कोई झड़प हो रही है और ये एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं है कि जो स्टेट है वो यहां पर बोल रहा है कि सेंटर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो कैट के अंदर ये जा सकते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये यहां पर स्टे लगा सकता है होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी उसको कैडर मिल चुका है राज्य का, और सेंटर अगर गलत मनमाने ढंग से कोई ऐसे स्टेप उठा रहा है तो ये यहां पर कैट का दरवाजा ठटकाकर इसका एक तरीके सॉल्यूशन खोज सकते हैं। तो ये होम मिनिस्ट्री के डिसीजन पे डेपुटेशन के उस पे ये रोक लगा सकता है।
तो अगर ऐसी एक्टिविटी यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है तो दूसरे राज्य में भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते ये लग जाता है कि कहीं ना कहीं आज के में जो भी ऑफिसर्स हैं, जो इस तरह का कोई भी कंडक्ट उनका देखने को मिल रहा है तो वो अंडर स्क्रूटनी आएंगे जल्दी ही। तो इस तरीके से ये रहता है कि आप हमारे हिसाब से काम करो, वो वाली जो कंडीशन होती है वो कहीं ना कहीं ले डूबती है कई बार लोगों को। स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर ये फैमिलियर है, बिल्कुल ऐसे जैसे 2019 का जब इलेक्शन हो रहा था यहाँ पर, जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो सीबीआई के द्वारा जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है राजीव कुमार, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया, उनको कस्टडी में लेने की उस टाइम पर बात की गई, तो ममता बनर्जी जो थी वो धरने पे बैठ गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर जो बेसिकली मिस्टर कुमार को ट्रांसफर कर दिया गया, पर लेकिन जैसे ही यहां पर जो है ये इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हुए, तुरंत उनकी जो प्रीवियस पोस्ट थी वो रिस्टोर कर दी गई यहां पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीफ मिनिस्टर की जो भी एक तरीके से एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनका फेवरेट पर्सन जो है उनके इर्द गिर्द रहे। तो ये कई बार आप लोगों ने सिचुएशन यहां पर समझी होगी, तो ये कई बार कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए यहां पर इसको सबक सिखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत और पीएम किसान जो सम्मान निधि जो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की जानी थी, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो जो तृणमूल कांग्रेस है उसके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया इंप्लीमेंट करने से, बोला गया कि आज की डेट में जो राज्य है ये डिमांड की गई कि फंड मिलना चाहिए, वो इसको अपने हिसाब से देखेंगे कैसे चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। एक तो कोविड-19 ने काफी बड़ा इंपैक्ट डाला है पेंडेमिक के चलते, और दूसरा अम्फन जो साइक्लोन था उसके चलते भी राज्य के अंदर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। यानी कि इन्होंने बोला कि ये नहीं होता है कि आप लोग हमको पैसा दीजिए, हम लोग देख लेंगे हमको क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग ये बोलिए कि ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होना है। तो हम लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, चुन के यहां पाए हैं, तो इतनी तो अथॉरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो सेंटर जो है अर्लियर उसके द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी एंड जो डीजीपी हैं, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इनकी मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी ये जानने के लिए कि अलग अलग राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है। तो उसके चलते कई सारी बातें सामने निकल कर आई। इसमें से यहां पर ये भी चीजें देखने को मिली, जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, काफी लार्ज स्केल पर जो पुलिस है अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करती है। तो ये एक तरीके से डिस्टर्बिंग फैक्टर यहां पर देखने को मिलता है जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे पार्टिसिपेट करती है। तो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म कहां रह गया है, तो कहां पर है हमारा लोकतंत्र और कहां पर है संघवाद का ढांचा। ये यहां पर कहीं ना कहीं एक हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को एक संविधान नाम की भी चीज है, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए। अपनी मनमानी ढंग से, अपने मनमाने तरीके से कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाने चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये सारी चीजें अगर आगे चल के जब भी आप लोग कोई सर्विस ज्वाइन करोगे तो ये चीजें बड़े सतर्क तरीके से आप लोग को ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पिस सकते हो, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जब पावर चेंज होती है उसके बीच में आप लोग पिस सकते हो। पर लेकिन अगर न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोग काम करोगे तो आप लोग कभी भी किसी के सामने झुकोगे नहीं। आप लोग अपने तरीके से अगर जो तरीका सही होगा उससे काम करोगे तो हमेशा आप लोगों का जो सर है, माथा है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा। तो अगर किसी के अंडर में आकर, प्रेशर में आकर अपने डिसीजन गलत आप लोग ले लेते हैं तो फिर एक कड़ी हाथ में आ जाती है और फिर उसको पूरी उम्र घुमाया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के सामने बांग्लादेश की महारानियां, तो यहां पर जो पड़ोसी मेंबर है यहां पर बांग्लादेश, उसके बारे में बात की जा रही है। एक है शेख हसीना जी जो फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और दूसरी यहां पर ये है खालिदा जिया जो यहां पर ये अभी करप्शन के चार्ज के चलते जेल में भी इनको डाला गया था। तो इसके चलते यहां पर ये जो बांग्लादेश है ये दो औरतों के द्वारा चलाया जाता है, और यहां पर कई बार इनके बीच में झड़प अच्छी खासी देखने को मिलती है। हमारी कंट्री के लिए जो फायदेमंद है वो है शेख हसीना जी, क्योंकि काफी सारे कट्टरपंथी जो ग्रुप हैं इनके द्वारा उनको सप्रेस किया गया। तो इंडिया को भी यहां पर जो पड़ोसी देश है उसके साथ में अच्छी टाई बनाकर रखनी चाहिए, जो कि चैलेंज फेस करती है शेख हसीना जी कई बार इंटरनल, तो हमारी कंट्री को उनको सपोर्ट करना चाहिए। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसे शब्द क्यों निकल के आ रहे हैं, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो शेख हसीना जी हैं जो कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हैं, कहां की, बांग्लादेश के, वेस्ट बंगाल के नहीं, वेस्ट बंगाल चल रहा है अभी दिमाग में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं भाई। तो यहां पर शेख हसीना जी है वो बांग्लादेश की आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी जो कंडीशन निकल कर आ रही है कोविड-19 के साथ में जो बेसिकली कंडीशन देखने को मिली ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसी के साथ में और भी कई सारी जो चीजें आई सामने निकलकर, जिसके चलते कई सारे चैलेंज देखने को मिले। तो बांग्लादेश और इंडिया के सामने भी कई सारे ऐसे चैलेंज निकल कर आए, तो अब उनका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया कि हमारी अगर बात करें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक तरीके से एक मेजर पिलर की तरीके से यहां पर हमारी नेबर पॉलिसी में फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश देखने को मिलते हैं। तो ये इनके द्वारा कई सारे विजिट भी यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो मिस हसीना जो थी वो इनवाइट की, तो एक तरीके से विजिट बांग्लादेश मार्च के महीने में, जब यहां पर ये 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे अपनी आजादी की। आप लोगों को पता है 1971 में
हम लोगों के द्वारा हेल्प की गई थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो इस तरीके से यहां पर जब भी ये अपनी आजादी सेलिब्रेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको हमेशा ये इसका ट्रिब्यूट देते हैं कि इंडिया ने काफी बड़ा रोल किया। तो बांग्लादेश जो लिबरेशन वार है वो 1971 में देखने को मिली थी, जब ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था। देखिए बांग्लादेश को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा जैसे अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किया गया था इंडिया को, यानी कि एक तरीके से कॉलोनी बनाया गया था। इसी तरीके से पाकिस्तान जो था यहां पर बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा था। फायदा यहां से होता था, प्रॉफिट यहां से होता था, इन्वेस्टमेंट वहां पर करता था, पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पावर में रहती थी, तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो अभी यहां पर हमारी फ्रेंडशिप जो है बांग्लादेश के साथ में काफी अच्छी है, पर फिर भी कई सारे ऐसे इशू हैं जिसके चलते कई सारी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे पास्ट कुछ महीनों में 25 के करीब बांग्लादेशी जो हैं हमारी कंट्री की जो फोर्स है बॉर्डर फोर्स उनके द्वारा भेड़ चढ़ गए, उनके द्वारा उनकी जान ले ली गई है, या फिर आप लोग बोलिए गलत तरीके से कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। तीस्ता वाटर के बारे में बात करें, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में प्रॉब्लम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बने, या फिर एनआरसी जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात करें, तो ये सारी बातें यहां पर बताती हैं कि बांग्लादेश इनसे खुश नहीं है। इनके द्वारा बोला गया कि अननेसेसरी ये इंप्रेशन देखने को मिल रहा है, एक तरीके से अननेसेसरी जो चीजें यहां पर चल रही हैं, तो इसके चलते जो बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ को जाता हुआ कई बार नजर आता है। देखिए नेपाल और जो बांग्लादेश है ना, इनकी बड़ी ही अच्छी टेंडेंसी है, जब लगता है कि इंडिया से कोई काम निकलवाना है तो ये चाइना की ओर चल देते हैं, जब लगता है चाइना से कोई काम निकलवाना तो इंडिया की ओर चल देते हैं। तो ये फायदा उठा रहे हैं दो की दुश्मनी का, और ऐसे आप लोगों को अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर कभी भी कोई लड़ाई हो रही है उसको अपने आप ही निपटा लीजिए, कोई और उसमें इंटरफेयर न करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके द्वारा अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर 1 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट की बात की गई यहां पर चाइना के द्वारा बांग्लादेश के अंदर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया का जो समर्थन है वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा हर मौसम का दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको आप लोग बोलते हैं, पर लेकिन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड जो है वो किसी और के साथ में जा रहा है। तो गोल्डन जुबली यहां पर आ रही है, तो सेलिब्रेट करने का सही मौका है। दारू की बोतल लेकर पहुंच जाना चाहिए इंडिया को बांग्लादेश के पास में, कि आओ यार दोस्त सेलिब्रेट करते हैं, ये वही आजादी है जो हम लोगों ने मिलकर जीती थी। तो इस तरीके से कंडीशन लगे तो बांग्लादेश भी थोड़ा सा समझे कि हाँ यार सही है, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दिक्कतें किसके रिश्ते में नहीं आती हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा तीस्ता रिवर के बारे में बात कर लेता हूं। तीस्ता रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये काफी लंबे समय से इसके पानी को कैसे यूज करना है उसके ऊपर दोनों के बीच में झड़प चलती रहती है। तीस्ता रिवर जो है यहाँ पर ये इसके चलते यहाँ पर जो अभी चाइना है उसके द्वारा भी बोला गया कि तीस्ता रिवर के चलते एक तरीके से रिस्टोर किया जाएगा जो भी प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, यानी कि चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई इसके आसपास में। चाइना बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के डेट में बांग्लादेश का, याद रखना, और काफी बड़ा इंपोर्टर है जहां से सामान खरीदा जाता है। 97% के करीब जो इंपोर्ट है जो चाइना जो 97% के करीब जो डिक्लेयर है ड्यूटी फ्री है, इनके अगर बांग्लादेश से चाइना के अंदर कोई सामान बेचने के लिए जाता है तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है, ओनली 3% सामान के ऊपर ड्यूटी लगती है, तो इसलिए इनका सामान अच्छे से वहां पर बेचा जा सकता है ले जाकर। चाइना बिगेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश को, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तीस्ता रिवर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है जिसको जमुना बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। ये मैप आप लोग देखिए, यहां पर इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये आप लोगों को दिख रहा है जो रेड रेड में आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये है ब्रह्मपुत्रा। तो यहां से इस तरीके से होती है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हमारी कंट्री के होते हुए यहां पर फिर जाकर कहां पर चली जाती है, तो ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो 3 कंट्री से होकर गुजरती है, एक तो हो गया चाइना, दूसरा हो गया इंडिया, और तीसरा हो गया बांग्लादेश। तो जब चाइना से चलती है यहां पर इसको बोलते हैं यारलंग ज़ेंगपो, या फिर सेंगपो के नाम से भी इसको जानते हैं आप लोग, यारलंग ज़ेंगपो या फिर सेंगपो, इसको तिब्बत के अंदर और जो कि आज के में चाइना के अंडर में है। जब ये रिवर जो आती है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब आती है तो इसको दियांग के नाम से आप लोग जानते हैं। दियांग या फिर सियांग दोनों एक ही रिवर के नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ये रिवर आगे चलती है हमारी कंट्री में आसाम के अंदर, तो इसको आप लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से इसको बोलने लग जाते हैं। पर लेकिन जैसे ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो इसको जमुना रिवर बोल देते हैं, और इसी के पास में तीस्ता रिवर देखने को मिल रही है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो ये तीस्ता होगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। ये आगे चलकर फिर मिलती है किससे, पद्मा से। और पद्मा कौन है, पद्मा है हमारी कंट्री की गंगा, जिसको बांग्लादेश के अंदर घुसते इसको पद्मा बोल देते हैं। और जैसे ये दोनों मिलती है और आगे बढ़ती है फिर इनको मेघना बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और गंगा के साथ में हुगली, यहां पर एक तरीके से इसकी
पार्ट है, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्रा के लिए 30 था। तो दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये डिवाइड हो जाती है, इधर हुगली चल जाती है, उधर इधर आप लोगों को ये पद्मा देखने को मिल जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनी जाते हैं, तो ये रिवीजन आप लोग करते रहेंगे तो एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहां पर जानते हैं अभी क्या क्या बातें की जा रही है। तो जमुना के बारे में हम लोगों ने जाना अभी यहां पर। तो ट्रिब्यूटरी है किसकी? जमुना की, क्योंकि बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। और हिमालयन जो रीजन से ओरिजिनेट होती है कहां से? सिक्किम से। तो सिक्किम में यहां पर ये चुंगथांग, तो ये हमारी कंट्री का जो एरिया सिक्किम, आप लोग यहां पर देखिए हमारा जो राज्य है सिक्किम, तो यहां से निकलकर चलती है जो चुंगथांग सिक्किम जो है यहां पर, यहां से निकलकर चलती है, जो इसका निकलने का पॉइंट है। इसी के साथ में फिर आगे चलकर वेस्ट बंगाल से होती है और बांग्लादेश में जाकर घुस जाती है, ठीक है। तीस्ता बैरेज जो डैम है यहां पर, ये भी याद रखना, ये काफी एक इंपॉर्टेंट इरिगेशन जो प्लांट है, ये यहां पर पद्मा या फिर जो जमुना है उसके अपर लेवल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते कई बार बांग्लादेश बोलता है कि इंडिया जो है पानी रोक रहा है, यहां पर प्रॉपर वे में पानी नहीं आ रहा है। तो कई सारी बातें यहां पर की जाती हैं। अगर आगे बढ़े यहां पर आर्टिकल के अंदर, तो हसीना जी जो है उनके द्वारा कई बार यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली है, हमारी कंट्री जो है उनको सपोर्ट करती नजर आती है। और फिलहाल जब वो क्राइसिस में होती है, एक तरीके से दोनों के रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आते हैं। तो मिस हसीना जो है उनके द्वारा बोला गया रिलेटिवली जो भी यहां पर आज के में जो कंडीशन देखने को मिल रही है क्राइसिस के टाइम पर, खासकर आवामी जो लीग है यहां पर बांग्लादेश के अंदर, वो अभी काफी अच्छे लेवल पर कई बार यहां पर जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालती हुई नजर आती है। साउथ एशिया के अंदर इकोनॉमी और इंप्रूवमेंट और वेलफेयर के एक पॉइंट से अगर आगे चलती है, तो ट्रेडिंग पार्टनर को अगर आप लोग देखिए तो चाइना के साथ में, चाइना के कंपेयर में हम ट्रेडिंग पार्टनर यहां पर होने रहते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि बांग्लादेश आज के में हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है हमारे साथ में, तो इसलिए हम वहां पर होते तो ज्यादा अच्छा रहता। आवामी जो लीग है यहां पर, ये टाइट ग्रिप रखती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसके चलते जो इस्लामिक फिक्शन है यहां पर एक तरीके से, यानी कि जो यहां पर जो ऐसे लोग हैं जो कि कट्टरपंथी फॉलो करते हैं और एक तरीके से ये जो कंट्री है उसको एक ऐसी कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं जैसे पाकिस्तान, यानी कि बोलना चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक तरीके से संविधान से ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन जो करते हैं उनको ये दबा के रखती हैं। वार क्राइम और करप्शन के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इनके द्वारा चीजों को सप्रेस किया गया, क्योंकि बांग्लादेश जो नेशनल पार्टी है कई बार यहां पर अपोजिशन वहां से निकल कर आती है। अभी रिसेंटली एक ग्रुप भी है यहां पर जिसका नाम है यहां पर इस्लामिस्ट ग्रुप, जिसका इस्लामिस्ट ग्रुप का जिसका नाम है इस्लामिस्ट ग्रुप है यहां पर, ये जिसका नाम है हिफाजत इस्लाम, यानी कि इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस्लाम की हिफाजत नहीं करेंगे तो इस्लाम नहीं रहेगा, यानी कि जो रिलीजन के नाम पर इस तरह की हरकतें करते हैं वो हमेशा कभी भी रिलीजन के हो ही नहीं सकते, वो अपने फायदे के बारे में बात करते हैं, रिलीजन का यूज किया जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उनके द्वारा काफी बड़ा प्रोटेस्ट देश के अंदर कंडक्ट कराया गया, जिसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके खिलाफ यहां पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो हसीना जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा यहां पर जो अभी ये प्लान जो बेसिकली कंट्री के अंदर बात करें तो उनके द्वारा एक स्टैचू बनाने की बात की जा रही है, जो फादर है यहां पर बंगा बहादुर मुजीबुर रहमान, तो ढाका के अंदर यहां पर ये बनाने की बात की जा रही है। पर लेकिन ये जो हिफाजत इस्लाम है ये बोल रहे हैं कि स्टैचू बनाने का प्रोविजन है नहीं भैया इस्लाम के अंदर, तो आप लोग क्यों स्टैचू बना रहे हो, और अगर आप लोग बनाओगे तो हम लोग इसको गिरा देंगे। पर लेकिन इतनी जो ये बातें होने के बाद भी इन्होंने बोला कि गिरा के दिखाना, हम लोग बना के छोड़ेंगे। और इनके द्वारा स्पीच दी गई 16 दिसंबर को, जो इनका विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि जो भी लोग यहां पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं रिलीजियस लाइन पे कंट्री को, ठीक है, तो उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो यहां पर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इन्होंने इनडायरेक्ट वे में यहां पर इशारा किया जो हिफाजत नाम का ग्रुप है जो ऐसी एक्टिविटी यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते जो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर बांग्लादेश में जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है, पर लेकिन अगर पाकिस्तान वाली कंडीशन कल को बांग्लादेश के अंदर हो जाती है तो हमारे लिए खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। तो चेंजिंग सिनेरियो है आज के डेट में, कंपटीशन बढ़ रहा है साउथ एशिया के अंदर, इसके चलते ढाका के साथ में हम लोग मिलकर बात कर सकते हैं और फिर से अच्छे रिलेशन का ढक्कन यहां पर हम लोग खोल सकते हैं, ताकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें। तो ये बातें हैं जो यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम से कम इतना तो दे दो यार, इसका मतलब ये होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहां पर जैसे किसान है उनको कम से कम इतना तो प्राइस दे दो ताकि उनकी जो लागत है वो निकल जाए, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यहां पर, पहले आप लोग ये देखिए, यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर प्रोक्योर जो किया जाता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यहां पर, जिसको एमएसपी के नाम से आप लोग जानते हैं, ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि किसानों का जो इंटरेस्ट है उसको
उसको सेफ गार्ड किया जा सके। यानी कि किसानों के फायदे के बारे में यहां पर बात करते हैं। एमएसपी के हिसाब से जो स्कीम है यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनके लिए डिक्लेयर करती है और फिर यहां पर इनको परचेज करती है, ताकि यहां पर जो चीजें हैं फिर जनता में भी बांटी जा सके। यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसके लिए भी फिर इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक नोडल एजेंसी यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड ये इंप्लीमेंट करती है इनडायरेक्ट वे में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एमएसपी इंप्लीमेंट करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि जनता तक फिर सामान को पहुंचाया जा सके। तो ये यहां पर है। पर लेकिन इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो कि क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछे जा चुके हैं, कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बारे में कि यहां पर कौन डिसाइड करता है। तो यहां पर एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है, जिसको CACP आप लोग बोलते हैं, ये डिसाइड करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए। और इसके बारे में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट ऑफ इनपुट, या फिर ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, डिमांड सप्लाई कैसी है, ठीक है, इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसी के साथ में जनरल जो प्राइस लेवल है, इंटरनेशनल जो प्राइस सिचुएशन है, और इसी के साथ में जो प्राइस जो इंप्लीकेशन है फॉर सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी भी दी जाती है ना। तो इन सबको काउंट कर और भी कई सारे एरिया हैं जिनको काउंट कर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर इंटरेस्टिंग बातें करें हम लोग, तो सपोर्ट किया जाता है यहां पर डिस्ट्रेस सेल, यानी कि एक तरीके से जब किसान डिस्ट्रेस में है तो उस टाइम पर इसको खरीदा जाता है। जब किसानों की जो खेती है वो कोई नहीं खरीदने के लिए तैयार रहता है, तो उस टाइम पर ये सामने निकल कर आती है। और इसी के साथ में तो एक तरीके से यहां पर जो बात की जा रही है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसलिए काफी बार जो प्रोटेस्ट करते हैं किसान भाई बहन, तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट की भी मजबूरी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेना। तो जिसको लग रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट हटा देगी, तो वो सही नहीं है। कई सारे राइटर ऐसा भी बोलते हैं, पर लेकिन पता कुछ नहीं है। जो भी चल रहा है उसमें क्या कंडीशन है, आगे चल के क्या माहौल बनता है, आज के डेट में क्या होना चाहिए, कल क्या होना चाहिए, परसों क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग ये सारी बातें डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कभी भी नहीं लगा था मैंने कभी कि मुझे अपनी पिक्चर जो है वो रिवील करनी है। ठीक है, पर लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे, सर मिस्टर इंडिया बने हुए, सर पिक्चर तो दिखाओ, पिक्चर तो दिखाओ। तो स्टार्टिंग के लगभग 1 साल तक तो मैंने कुछ भी जरा से भी जो पिक्चर थी वो कहीं भी रिवील नहीं की थी। फिर जब मुझे एक जेन्युइन रीजन लगा, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर आपका फेस रहेगा अगर पिक्चर का, तो उसको देखने के बाद में हम लोग को रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये इंसान हमें पढ़ा रहा है, तो वो पिक्चर हमारे दिमाग में रहेगी, तो उसके चलते हम लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वो मुझे जब जेन्युइन एक पॉइंट लगा, तब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी पिक्चर जो थी वो डाली थी यहां पर सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोगों के सामने। तो इसका मतलब ये था कि एक तरीके से जेन्युइन अगर चीजें हैं तो वो आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर जैसे अगर कोई किसान जो है वो जूझ रहा है, अगर लगता है कि उसका जो फसल है वो खरीदनी चाहिए तो खरीदनी चाहिए। इसी के चलते हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितनी क्रॉप है ऐसी जिनको खरीदा जाता है, तो 23 कमोडिटी ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराती है। 23 में से 2 मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी किन्हीं 3 के नाम आप लोगों को लिखने हैं। कम से कम 5 उदाहरण आप लोगों के पास में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 2 है, एक तो है गेहूं और दूसरा है चावल, जो लार्ज स्केल पर खरीदे जाते हैं, बाकी तो बस ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये है यहां पर जो कि यहां पर जो प्रॉमिस किया जाता है खरीदने का यहां पर मार्केट में, अगर उनके प्राइस इससे डाउन होते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है इससे डाउन नहीं जाने चाहिए। तो व्हीट और जो राइस है, यानी कि एक तरीके से गेहूं और जो चावल है वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली खरीदती है अलग अलग राज्य से। और आज की डेट में अगर आप लोग जानिए तो पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इसीलिए पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो इरिटेट हो रहे हैं कि कल को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डाउन कर दिया जाता है तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो उसके चलते भी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था ये आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया लूजोन स्टेट के बारे में। तो लूजोन स्टेट जो है ये किसके बीच में है, बोला जा रहा है जापान के बीच में और लूजोन आइलैंड ऑफ चाइना। ठीक है, तो इसके बीच में देखने को मिलते हैं। दूसरा बोला गया यहां पर ये कनेक्ट करता है फिलीपींस जो सी है उसको साउथ चाइना सी के साथ में इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे और कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत, दोनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, ए बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिए। उससे ये होगा कि आप लोग यहीं पर ही गलत सही कर क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर एग्जाम में आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, एग्जाम में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो ये देख लेते हैं ये आंसर, आप लोग अपना आंसर देखिए। आंसर क्या है यहां पर, आंसर है बी। ल्यूजोन जो स्टेट है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ताइवान और जो ल्यूजोन आइलैंड है किसका, फिलीपीन का, उसके बीच में, ताइवान और फिलीपीन के बीच में देखने को मिलेगा। फिलीपीन सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में पैसिफिक ओशन के अंदर, और शिपिंग और जो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है ये जो ये यहां पर पर्टिकुलर स्टेट है।
अगर इसको मैप पे भी आप लोग देखना चाहते हो तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। ये एग्जैक्ट जो रेड पॉइंट है आप लोगों को, ये लुजोन स्टेट का है। देखिएगा कहां पर है ये एग्जैक्ट, यहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया ताइवान, और ये हो गया यहां पर नीचे, ठीक है, फिलीपीन। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर इस एग्जैक्ट यहां पर ये फिलीपीन आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है, ये देखिए। तो यहां पर इसके बीच में आप लोगों को ये नजर आएगा, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो चाइना नजर आएगा, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो फिर तो आप लोग जानते हैं क्या है, ये है अपनी प्यारी सी कंट्री। तो ई हमरे गोले पर ई अपनी कंट्री है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर वाह बी होगा वाह, ठीक है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। यहां तक अगर लेक्चर देख लिया तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा यार, वरना पाप लगेगा, ठीक है। तो फीडबैक में क्या कर रहे हैं, वीडियो को डिसलाइक कीजिए अगर पसंद नहीं यार, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर जरूर दिया कीजिए। और सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, आज तक जितनी भी पीडीएफ मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद और सैल्यूट मॉर्निंग उठने के लिए, ओके।